Hi students, in this lecture we will start with past perfect continuous tense. Okay, we have already studied about past simple, past continuous and past perfect. Now we are going to start with past perfect continuous. Just like the concept which we studied in the previous lecture, I told you about the continuous and perfect continuous both are same. The only difference is the description of time. Okay. So the past continuous and past perfect continuous both are same. Okay, both are same in the context of nature. But the only addition which makes past perfect continuous different from past continuous is the description of time. For example, अगर मैं ये कहूँ I was playing cricket, past continuous है, लेकिन अगर मैं टाइम ही बताऊँ कि मैं कितनी देर तक क्रिकेट खेल रहा था, तो ये कभी नहीं होगा कि I was playing cricket for 2 hours. No. क्योंकि हमने टाइम को ऐड कर दिया, और जब टाइम को हम ऐड करेंगे तो ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे. ठीक है ना. तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? एनी वर्ब, एनी एक्टिविटी विच स्टार्टेड इन द पास्ट, विच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम एंड विच वॉज फिनिश्ड इन द पास्ट इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. कोई भी एक्टिविटी या कोई भी एक्शन पास में शुरू हुआ, उसका एक अपना ड्यूरेशन रहा और पास में ही खत्म हो गया, उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर. हम फॉर को प्रेफरेंस देते हैं, यहां पे सिंस का यूज नहीं करते. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते, सिंस का यूज करते हैं, कुछ कुछ केसेस में करते हैं. ठीक है. लेकिन ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है. हम प्रीफर करते हैं फॉर के यूज को, क्योंकि हम सिंस का यूज ज्यादातर परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. ठीक है ना. और सिंस का यूज तभी करते हैं जब स्टार्टिंग पॉइंट प्रेजेंट से रिलेटेड हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, सिंस 2010, ऐसे. ठीक है ना. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम प्रीफर करते हैं फॉर को, क्योंकि ड्यूरेशन तो इंटैक्ट है. ठीक है. अब इसको हम ग्राफिकली देखते हैं. कैसे? ग्राफिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ये बहुत कॉमन फिगर है जो मैं यूजुअली ड्रॉ करता हूं बोर्ड पे, एंड इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. कोई भी एक्टिविटी पास में शुरू हुई और अभी भी चल रही है. यहाँ पे दो चीजें हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस, इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर. अब बारी है इसकी. ये कौन सा टेंस है? ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एनी एक्टिविटी विच स्टार्टेड इन द पास्ट, विच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम्स एंड विच वॉज फिनिश्ड इन द पास्ट इटसेल्फ. इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों पास्ट में है. पहले वाले केस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पास्ट में है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये एक्टिविटी अभी भी चल रही है. आ रही बात समझ में? अभी यहां पे इस गैप होने की वजह से यहां पे गैप क्रिएट हो गया. इसका मतलब ये ना तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और ना ही ये एंड पॉइंट प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां गैप हो गया. यहां गैप होने की वजह से
हम स्टार्टिंग पॉइंट के रिलेवेंस को नहीं मानते क्योंकि यहाँ एंड पॉइंट भी है। यहाँ हम इसलिए मानते हैं कि ये पॉइंट डायरेक्टली यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ हम सिंस का यूज़ करते हैं। इस पॉइंट को दिखाने के लिए सिंस का यूज़ करते हैं, इस लाइन को दिखाने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन दूसरे केस में यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिर्फ इस ड्यूरेशन को ही दिखाते हैं और हम फॉर का यूज़ करते हैं। यहाँ सिंस और फॉर दोनों है। अरे बात समझ में? अब एक छोटा सा एग्जांपल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा एग्जांपल ये देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे द मुगल्स एंड द मराठास had been fighting with each other for many years. और इसी सेंटेंस को अगर हमें लिखना होता पास्ट कंटिन्यूअस में तो हम कैसे लिखते? द मुगल्स एंड द मराठास वर फाइटिंग विथ ईच अदर। लेकिन हमने मेनी ईयर्स को ऐड कर दिया, जो कि एक टाइम है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करने के लिए हमने क्या यूज किया? फॉर यूज किया। ठीक है। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं भी ये पढ़ाने के बाद से, प्रेजेंट पढ़ाने के बाद से मैं फिल इन द ब्लैंक्स में आऊँगा। ठीक है। वहाँ हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे ब्लैंक को फिल करते हैं विदाउट ऑप्शंस, क्योंकि एग्जाम्स में तो ऑप्शंस होंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, एक पर्टिकुलर ब्लैंक में कितनी तरह के वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये फिगर आप लोग याद रखेंगे। ये पहला केस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, दूसरा केस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है। तो दिस वे वी हैव फिनिश्ड पास्ट टेंस ऑल्सो। क्लियर? अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं हम पास्ट टेंस पे बेस्ड। मैं अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं विदाउट ऑप्शंस। ये पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद से ऑप्शंस के साथ एक्सरसाइज करेंगे।
Only 5 questions using the concepts of past tense, means past simple, continuous, perfect and perfect continuous. Okay, it takes hardly 2 minutes to complete all the questions without any options. You have to use your own concept, your own understanding to solve these problems. Okay, first question is dash you inform the police. Second one, she dash the project last year. I have already given you a hint that you have to use the concept of only past tense. Third one, I dash a lecture yesterday. She dash in Canada dash 10 years. Fifth one, dash she informed the police question mark. Okay, you have to use the structure and the sense of past tense. Okay, let's discuss. You may pause the video and you can solve yourself. Okay, now I'm going to give the solution and also some tricks how to apply the sense of tense in a particular question. The first question is dash you inform the police. Okay, very good. Now let's analyze the first question. Your subject is this. This is your main verb inform, this is V1. The police, this is your object. This is your subject, this is V1, this is object. Now remember, and the most important clue is given here is question mark. That means this sentence is interrogative sentence. When this sentence is interrogative sentence, then be sure that the first word of this sentence should be helping verb. And when the main verb is V1, we know that V1 is used in present simple and future simple, but they are used in the declarative sentences of present simple and future simple. There is one more tense where we use V1, and that is the interrogative of past simple. I have already told you. The interrogative of past simple, where we use V1. And when we use V1 in the interrogative of past simple, then this helping verb should be V2. And that helping verb is undoubtedly did. Clear? In past simple interrogative, we are entitled to use V1 only when the first helping verb is V2, and that undoubtedly is did. So the right answer is, did you inform the police? Okay, good. Question number 2, she dash the project last year. She dash the project last year. This is your subject, this is your object. What is blank? Slot 2 and slot 3. Slot 2 is devoted to timing. Slot 3 is devoted to nature. What should be the answer? She dash the project last year. This sentence is declarative. So the right answer is, she had. I told you earlier, all sentences belong to past tense. She had completed the project last year. Now third one, I dash a lecture yesterday. Remember, whenever there is a description of yesterday, last month, last year, okay, and only one blank is given, so be sure that this sentence belongs to past simple. So in past simple we use the structure subject, V2, object. So here the answer should be, I delivered a lecture yesterday. Clear? It's very easy. Now question number 4, she dash in Canada dash 10 years. Remember, there is one clue word, 10 years. That means there is description of time. Time के बारे में यहाँ बताया गया है.
तो इसका मतलब ये होना चाहिए, यहाँ पे क्या यूज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो द राइट आंसर हियर इज शी हैड बीन लिविंग इन कैनेडा। हम 10 ईयर्स यानी ड्यूरेशन के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर। शी हैड बीन लिविंग इन कैनेडा फॉर 10 ईयर्स। गुड, आई होप you are comfortable with all these questions. Now last one, dash she informed the police, or in order to make more similarity between question number 1 and question number 5, make it you, no problem. Dash you informed the police. Look here, this is your subject, this is V3, this is main verb, and this is object. Look how to analyze the questions. Whenever you are using V3, that means this is perfect tense. This is also V2, don't forget that. ये informed V2 भी है और V3 भी है। लेकिन फिर सवाल ये होता है कि अगर ये V2 होता, अगर ये V2 होता तो इंटरोगेटिव का फॉर्मेट यूज नहीं होता, क्योंकि पास्ट सिंपल में जो वर्ब होता है वो पास्ट सिंपल के इंटरोगेटिव में जो वर्ब हम यूज करते हैं, जैसे यहां किया वो V1 किया, क्योंकि इसके पहले हमें डिड का यूज करना था। ये V2 भी है, V3 भी है, लेट्स अज्यूम इट, ये है भी। इमेजिन करिए कि ये V2 है, डैश यू इन्फॉर्म द पुलिस। तो अगर ये V2 है तो सब्जेक्ट से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब तो हो ही नहीं सकता, फिर ये सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यू इन्फॉर्म द पुलिस। ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, यू इन्फॉर्म द पुलिस। लेकिन ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है लास्ट में, तो यहाँ V2 का रिलेवेंस खत्म हो जाता है। क्या बच जाता है, सिर्फ V3 बच जाता है। जब V3 है यहाँ पर तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और शुरू के लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, डिक्लेरेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अब सवाल होता है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए। ये V3 है और V3 कहाँ यूज होता है, परफेक्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, और परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, हैड। आया समझ में? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस हैं। एक बार इसको फिर से देख रहा हूं। हैव यू इन्फॉर्म द पुलिस, informed the police, let's look at both the questions. दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंसेस हैं। डिड यू इन्फॉर्म द पुलिस, हैड यू इन्फॉर्म द पुलिस। यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन मैंने आंसर लिख दिया, इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे आंसर नहीं लिखा होता तो क्या फर्क होता। बस ये डिफरेंस बताने के लिए मैंने ये दोनों एग्जांपल डेलिबरेटली दिया था। डैश यू इन्फॉर्म द पुलिस, हमें वर्ब को देखना है। और सबसे पहली बात, वर्ब देखने से पहले भी हमें ये देखना है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है, इंटरोगेटिव है या डिक्लेरेटिव है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो इंटरोगेटिव है, और यहाँ पे V1 दिया हुआ है।
और हमें पता है कि V1 सिर्फ दो टेंसेस में यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल में और फ्यूचर सिंपल में। लेकिन तीसरा जो यूज है, तीसरा यूज ये है कि V1 का यूज पास्ट सिंपल के इंटरोगेटिव में भी करते हैं। किस शर्त पे करते हैं? कंडीशन ये है कि यहां पे डिड का यूज हो। आ रही बात समझ में? क्योंकि डिड अपने आप में V2 है, और मैंने बताया भी था टू V2 कैन नॉट बी यूज इन अ सिंगल सेंटेंस, इसलिए यहां पे डिड आंसर होगा। रही बात इसकी, तो ये V3 है, ठीक है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमें एक साथ लेके चलना पड़ता है। एक एक पॉइंट मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। मैंने ये भी बताया था कि इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, डिक्लेरेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। यहां ब्लैंक दिया हुआ है और यहां V3 है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि V3 है तो परफेक्ट होगा। ओके, और अब मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये सारे क्वेश्चन पास्ट के हैं, तो ये पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट जब है तो सब्जेक्ट से पहले क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? हैड। ये हो जाएगा हैड। फिनिश्ड। सो दिस वे वी हैव फिनिश्ड past tense also. Now we are moving to future tense. अब हम फ्यूचर में आ गए। सबसे पहला आता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल, यहां भी चारों नेचर यूज होंगे, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, द यूज ऑफ विल एंड शैल। क्योंकि सारे टेंसेस में, फ्यूचर के सारे टेंसेस में विल और शैल का यूज होता है। अप टू सम टाइम्स अगो there used to be demarcated rules for using will and shall, but now both these words can be used interchangeably। कहने का मतलब ये है will और shall में अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वर्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यू कैन यूज will and shall interchangeably। अब कोई डिमार्केशन नहीं रहा। बस फर्क इतना है कि ये will सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, ये शैल, सॉरी, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये शैल हेल्पिंग वर्ब होने के अलावा एक मॉडल भी है। ओके, विल और शैल में यही डिमार्केशन है कि ये सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि यूज होता है फ्यूचर सिंपल में, और इसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है वुड, जो कि हम बहुत अच्छे से देखेंगे डायरेक्ट स्पीच में। ये शैल हेल्पिंग वर्ब भी है। कब है हेल्पिंग वर्ब? जब सिर्फ फ्यूचर में यूज हो रहा है। मॉडल भी हो जाता है कभी कभी ये, लेकिन जब ये एज ए मॉडल यूज होता है तो वहां फ्यूचर का कोई पॉइंट नहीं रह जाता, ठीक है। और ये कहां यूज करते हैं? अगर टेंस की बात करें तो ये ज्यादातर लोग यूज करते हैं आई और दे के साथ या प्लूरल के साथ, लेकिन ऐसा कोई रूल है नहीं। इफ यू वांट यू कैन यूज, ठीक है। लेकिन मॉडल वाला जो पोर्शन है इसका वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं ये कहूं शैल आई ब्रिंग कॉफी फॉर यू, तो इसमें ये शैल ऐसा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऐसा मॉडल है। ऑन द ग्राउंड ऑफ कर्टसी आई एम जस्ट आस्किंग यू, शैल आई ओपन द डोर फॉर यू, तो ये ऐसा मॉडल यूज हो गया। आ रही बात समझ में? लेकिन यहां पर डिमार्केशन, अच्छा दूसरा, जब इसका पास्ट पार्टिसिपल हम यूज करते हैं तो ये भी वुड में ही होता है, शुड में नहीं होता, क्योंकि शुड एक अलग मॉडल है।
ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में ज़्यादा ना पढ़ते हुए बस हमें ये याद रखना है कि जब हम टेंस पढ़ रहे हो, फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हो, तो यहां पर विल और शैल का यूज इंटरचेंजेबली है, मतलब दोनों में कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू फ्यूचर सिंपल। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है सब्जेक्ट विल और शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब मैं वर्ब फॉर्म पढ़ा रहा था कि V1 कहाँ यूज होता है। V1 यूज होता है प्रेजेंट सिंपल में, और दूसरा V1 यूज होता है फ्यूचर सिंपल में। ये मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूं क्योंकि दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सब्जेक्ट विल और शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात यह है कि ये विल और शैल फ्यूचर के चारों टेंसेस में यूज होंगे। ठीक है, इसलिए ये क्लियर हो जाएगा सेंटेंस देख के ही कि ये फ्यूचर का है। फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस हो, ये विल और शैल का यूज होना ही होना है उसमें। अब आपको डिसाइड करना है सेंस को देख के, स्ट्रक्चर को देख के कि ये कौन सा टाइप है, सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है, I will go to Canada. I will get to Canada next year. They shall win the match. They will win the match भी हो सकता है। I shall go to Canada next year ये भी हो सकता है। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जहां कहीं श्योरिटी ज्यादा होती है किसी काम के होने की, एक कॉन्सेप्ट ये भी है, जहां पे श्योरिटी ज्यादा होती है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वहां हम विल का यूज करते हैं। जहां पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, वहां हम शैल का यूज करते हैं। या हम ये कह लें कि जहां श्योरिटी ज्यादा है वहां विल का यूज करते हैं, जहां श्योरिटी थोड़ी वीक है वहां हम शैल का यूज करते हैं। अगर शैल का यूज ऐसे हेल्पिंग वर्ब हो रहा है तो यहां मॉडल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। तो फिर सवाल यह उठता है कि फ्यूचर तो पूरा अनसर्टेन ही है। फ्यूचर में आप फ्यूचर के लिए कोई भी प्लान करें तो ये अनसर्टेन है ही, जब तक वो काम हो ना जाए ये प्रोबेबिलिटी 50-50% रहती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई विल गो टू कैनेडा नेक्स्ट ईयर, तो प्रोबेबिलिटी क्या है जाने की? 50%, नहीं जाने की 50%। तो फ्यूचर इटसेल्फ इज अनसर्टेन, तो फिर ये कॉन्सेप्ट कहना कि ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या श्योरिटी ज्यादा है, ये तो अनफेयर है। लेकिन कुछ लोग इसको मानते हैं। ठीक है, जहां पे श्योरिटी या पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, ठीक है ना, वहां पे विल का लोग यूज करते हैं। जहां पे श्योरिटी बहुत ज्यादा ना हो वहां पे शैल का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी सेंटेंस में विल का यूज होता है और उसको इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो विल का ही यूज करते हैं। लेकिन जब ये शैल है ऐसा हेल्पिंग वर्ब और इसका यूज हम इंटरोगेटिव के लिए कर रहे हो तो हम इस शैल का यूज नहीं करते, विल का ही यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जब शैल का यूज पहले होता है, सेंटेंस की शुरुआत में होता है, तो उसको ऐसे मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका इंटरोगेटिव देखते हैं। आई विल गो टू कैनेडा नेक्स्ट ईयर, ये क्या हो जाएगा? विल आई गो टू कैनेडा नेक्स्ट ईयर? क्वेश्चन मार्क। दे शैल विन द मैच, विल दे विन द मैच?
क्वेश्चन मार्क। Okay guys, so this is all about future simple. That means any activity or any action which will take place in future, and there is no any sense of continuity or perfection. Simply any incident, any activity, any action, any planning which you want to execute in future, all such things come under future simple. Clear? कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, वर्ब है या एक्शन है जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो. फ्यूचर का मतलब नहीं 10 साल बाद, फ्यूचर का मतलब इस मोमेंट के बाद. इस मोमेंट के बाद, जैसे ये है लाइन, ये लाइन ऑफ प्रेजेंट है, इसके पहले ये सारी चीज़ें पास्ट हैं, इसके बाद ये सारी चीज़ें फ्यूचर हैं. अभी से 5 मिनट के बाद भी हमें कोई काम करना है तो भी हम उसको फ्यूचर ही ट्रीट करेंगे. 5 साल के बाद करना है तो वो फ्यूचर है ही. ठीक है, तो ये है फ्यूचर सिंपल. अब इसके बाद देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस. फ्यूचर कंटिन्यूअस. As the name suggests, continuous means regularity, progress, continuity. किस चीज की? किसी भी एक्टिविटी की, किसी भी वर्क की. कब? फ्यूचर में. ठीक है, सो वी कैन डिफाइन इट any activity or any action which will be in progress in future. कोई भी काम, कोई भी वर्क जो फ्यूचर में प्रोग्रेस में रहेगा, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करते हैं. ठीक है, ये हो गया टाइमिंग, ये हो गया नेचर. क्लियर? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पे एक स्पेशल वर्ड यूज होता है इस कंटिन्यूअस के लिए. इसका जनरल फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट विल और शैल प्लस ये वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट. इसका यूज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में करते हैं. कंटिन्यूअस है तो V4 यूज होगा और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज होगा.
दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में। पहला इनमें से कोई एक, विल और शैल में से कोई एक, दूसरा बी, ठीक है। और कंटिन्यूअस है इस वजह से यहां पर V4 का यूज होगा। सब्जेक्ट पहले होगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में होगा। क्लियर? अब इसका एग्जांपल, दूसरी चीज, अब इसमें हम उसी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं जो फ्यूचर में प्रोग्रेस में रहेगी। अब जैसे कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कुछ देर के लिए कंटिन्यू रहती हैं, जैसे रीडिंग ए नॉवल, कुकिंग फूड, डिलीवरिंग लेक्चर। अब ये काम कुछ ऐसे हैं जो जिनको थोड़ा टाइम चाहिए, जो कुछ वक्त तक कंटिन्यू रहते हैं। क्लियर? तो अब इस सेंस को हाईलाइट करने के लिए, सेंस को एलिसिडेट करने के लिए, बताने के लिए हम कंटिन्यूअस के नेचर को यूज करते हैं, ठीक है ना। अब आपको एक पेन खरीदना है कल, बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूं। जब आपको कोई पेन खरीदना है, जब या कोई कार खरीदना है, कल आप पेन खरीदने जाओगे मार्केट में, तो क्या यूज करोगे? I will buy a pen tomorrow. Simply buying a pen, selling a pen. अब ये क्या है? ये इंस्टेंट एक्टिविटीज हैं, कंटिन्यू होने वाली एक्टिविटीज नहीं है। कल आपको मूवी देखने जाना है, अब बहुत अच्छे से समझ लो इसको, कल मूवी देखने जाना है। अगर उस एक्टिविटी को बताना है तो क्या कहेंगे? I will go to watch a movie. उस इंसिडेंट को बताना है, कल ये इंसिडेंट या ये काम होना है, तो अगर इसको बताना है तो हम यूज करेंगे आई विल गो टू वॉच ए मूवी। लेकिन उस प्रोसेस को बताना है, मूवी देखने के प्रोसेस को बताना है, तो आप क्या यूज करोगे? आई विल बी वॉचिंग अ मूवी टुमारो। दोनों में कितना फर्क हो गया? इसीलिए फर्क होता है सिंपल में या कंटिन्यूअस में या परफेक्ट में, ठीक है। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस तो ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। सिंपल में कोई कंटिन्यूटी और कोई परफेक्शन नहीं होती, परफेक्शन मीन्स कंप्लीटनेस, ठीक है। बस इंस्टेंटेनियसली उस एक्टिविटी के बारे में बात हो जाती है। कंटिन्यूअस में उस प्रोसेस या उस एक्टिविटी के प्रोग्रेस की बात करते हैं, परफेक्ट में उस एक्टिविटी के कंप्लीटनेस की बात करते हैं। दैट्स इट। ये अगर समझ में आ गया तो सारे नेचर समझ में आ गए, सारा टेंस समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। आई विल बी delivering a lecture in the class. I will be delivering a lecture in the class. अब यहां पे आप उस प्रोसेस को बता रहे हैं जो आप कल करेंगे क्लास में, ठीक है। She will be cooking food. She will be cooking food. ठीक है। अब ये दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस के हैं, और आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो यहां पे बी, यहां भी बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ठीक है। नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू चेंज देम इनटू इंटरोगेटिव, हाउ विल यू डू इट? कैसे करेंगे आप? दो हेल्पिंग वर्ब है यहां पर, सब्जेक्ट को किससे रिप्लेस करेंगे? क्वेश्चन हो सकता है ना, यहां पे दो हेल्पिंग वर्ब है, जहां एक हेल्पिंग वर्ब होता था वहां हम सब्जेक्ट और उस हेल्पिंग वर्ब को एक्सचेंज कर देते थे, रिप्लेस कर देते थे। लेकिन यहां तो दो है, विल भी है, बी भी है। अब किसको रिप्लेस करेंगे सब्जेक्ट से? द आंसर इज always the first helping verb gets replaced. ये है सब्जेक्ट, ये है will, ये है सब्जेक्ट,
ये है हेल्पिंग वर्ब। अब जब इसको चेंज करना होगा इंटरोगेटिव में तो हम सिंपली क्या करेंगे, विल आई बी डिलीवरिंग अ लेक्चर इन द क्लास? लुक हियर, विल आई बी delivering a lecture in the class? Question mark. Okay, now second one, she will be cooking food. Okay, अब इसको क्या करेंगे, will she be, देखिए स्ट्रक्चर यहां से यहां तक पूरा सेम है, यहां से यहां तक पूरा सेम है। क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट और ये पहला हेल्पिंग वर्ब विल शी बी कुकिंग फूड? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस वहीं यूज होगा जहां पे फ्यूचर में कोई ऐसी एक्टिविटी के कंटिन्यूटी की बात आप अभी कर रहे हैं। क्लियर? और यहां पर एक स्पेशल वर्ड बी का यूज होता है V4 से पहले, विल और शैल के बाद। ठीक है, दूसरी बात यह हो गई। तीसरी बात यह है कि जब इस स्ट्रक्चर को, यह स्ट्रक्चर डिक्लेरेटिव का है, इसको आप चेंज करेंगे इंटरोगेटिव में तो इनमें से कोई एक इससे चेंज होगा, रिप्लेस होगा। यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर सेम होता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस. We have successfully completed it. Go through the video once or twice or thrice. Make important notes. If you find any difficulty, just note it down and convey it to me. Okay? In the next lecture, we will study about future perfect and future perfect continuous. And afterwards, we will study some special cases based on tense, from which many questions are often asked in the examination. Okay? Thank you so much.